मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट इसी बीच में कई सारी ऐसी एएमसीज हैं जो अपने नए एनएफओ को लॉन्च कर रही है। जैसे गुजरे हुए कल की अगर मैं बात करूं तो टाटा के एक नए एनएफओ के बारे में हमने बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, हो सकता है वो भी आपके लिए काम की चीज़ निकल जाए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा रोबेको की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च किया गया है, उस एनएफओ के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब क्या क्या बातें होगी, आपको मैं ये कहूँ कि इस पर बात करूँगा उस पर बात करूँगा ये कहकर मैं टाइम को ख़राब नहीं करूँगा, बल्कि क्या क्या बातें होगी वो वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक नए एनएफओ के लिए जितनी जानकारी और जो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और मिलनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कैनरा रोबेको के नए एनएफओ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट में कैनरा रोबेको के बारे में एक बहुत ही अहम बात आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद एक ओपिनियन मेरी तरफ से भी रहेगा। देखिए, कैनरा रोबेको की तरफ से जिस नए एनएफओ को लॉन्च किया गया है उसका पूरा नाम है कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड। ये फंड एक ओपन इंडेड फंड है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई लॉक इन पीरियड नहीं कि आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या 8 साल के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, या आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए या फिर आप चाहते तो 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना यहाँ पर ज़रूरी है, वो एग्जिट लोड को लेकर है। देखिए, एग्जिट लोड का मतलब यह है कि अगर आप टाइम पीरियड से पहले अपने पैसे को किसी भी फंड से रिडीम करते हैं, निकालते हैं, तो वहां पर कुछ परसेंट आपको एग्जिट लोड के रूप में देना पड़ता है। इस फंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 साल मतलब इन्वेस्टमेंट आपने किया, उसके 1 साल के अंदर में अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको ज़रूर लग जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम नहीं करना है। उसके बाद जब भी आप अपने पैसे को रिडीम करेंगे तो किसी तरीके का कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और सेम यही प्रोसेस रहेगा अगर आप इस फंड से किसी अदर फंड में स्विच करते हैं, तो वहाँ पर भी आप अगर 1 साल के अंदर अंदर में स्विच कर रहे हैं किसी अदर फंड में तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और ये फंड अपने ज़्यादातर एसेट को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। मतलब शॉर्टकट में अगर कहा जाए तो ये फंड अपने एसेट को इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगर हॉरिजॉन की मैं बात करूं तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड है। मतलब ऐसा है कि इस फंड में आप जब चाहे तब पैसे लगा सकते हैं, पूरी फुल लिक्विडिटी आपको मिलने वाली है और जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं। बस वही 1 ईयर का आपको ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी हॉरिजॉन जब इसका मैंने चेक किया है तो वहाँ पर यह कहा गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कम से कम आप 3 साल या 5 साल के लिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके बेंचमार्क की अगर बात किया जाए और इजी वे में कहूँ तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड का रिस्क मीटर हाई है। यहाँ पर एक बात और भी आपको समझना चाहिए और याद रखना चाहिए कि देखिए, ये मल्टी कैप फंड है जैसा कि मैंने पीछे भी कहा है, लेकिन ये अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और एक बात और भी मैंने आपको कहा है कि इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अपने ज़्यादातर पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा हाई है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले और ख़ुद इसके वेबसाइट पर जाकर आप जब पढ़ेंगे इस फंड के बारे में, डिटेल्स वगैरह जब खंगालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है कि वहाँ पर यह चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फिनेंशियल एडवाइज़र वगैरह से आप एडवाइस ले लें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। या फिर एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने रिस्क पर, अपने हिसाब किताब से सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत ही हाई है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम ये समझते हैं कि इस फंड में एसेट एलोकेशन किस तरीके से किया जाएगा। मतलब ये है कि लार्ज कैप में कितना परसेंट पैसे, कितने परसेंट एसेट इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, मिड कैप में कितने परसेंट और स्मॉल कैप में कितने परसेंट, मिनिमम मैक्सिमम दोनों की हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि लार्ज कैप में कम से कम मिनिमम 25% पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 50%। सेम मिड कैप का है कि 25% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 50%। इसी तरीके से सेम स्मॉल कैप का भी है कि कम से कम अपने एसेट का 25%
स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 0 से लेकर 25% पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। उसके बाद यूनिट्स इशूज्ड रेट्स एंड इन्विट्स में 0 से 10% पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लमसम कम से कम कितने से करना पड़ेगा और SIP कम से कम कितने से करनी पड़ेगी। तो लमसम करने के लिए कम से कम आपको 5,000 से करना पड़ेगा। 5,000 से आप लमसम कर सकते हैं इस फंड में। SIP आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप इस फंड में STP भी कर सकते हैं, SWP भी कर सकते हैं। मतलब इस फंड में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। उसके बाद इस फंड में अगर प्लान्स की अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो 2 तरीके के प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, रेगुलर एंड डायरेक्ट। अब रेगुलर और डायरेक्ट क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, किस में क्या फ़र्क है, किस में रिटर्न ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मैंने रख दिया है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स में मालूम पड़ेगा कि रेगुलर और डायरेक्ट में क्या फ़र्क होते हैं। उसके बाद ऑप्शन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्रोथ, डिविडेंड, उसके बाद पे आउट, री इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट के बारे में मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक बात और बहुत ही अहम बात मैं आपको कैनरा रोबेको के बारे में बताने वाला हूं। आखिर वो बात क्या है। देखिए सवाल आता है कि इस फंड में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा बिल्कुल प्रॉफिट अच्छा होने वाला है फ्यूचर में या नहीं होने वाला है। तो देखिए इसका सीधा जवाब मैं अपनी तरफ से और जहाँ तक मैंने इस फंड के बारे में रिसर्च किया है उसके हिसाब से अगर मैं जवाब दूँ तो मेरा सीधा जवाब है जी हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल उस हिसाब किताब का है तो बिल्कुल ये फंड में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका प्रोफाइल उस हिसाब किताब का होना चाहिए। दूसरी बात कि ये बहुत ही नया फंड है और रिस्की है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए अगरचे नया NFO है लेकिन कैनरा रोबेको के पास एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड में 15 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्हें मालूम है और उनके पास जो एक्सपर्ट हैं उन्हें पता है कि मार्केट में किस तरीके से रिस्क कमाए जाते हैं और किस तरीके से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन्वेस्टर को दिए जाते हैं। इन चीज़ों का एक्सपीरियंस उन्हें आज से नहीं है। अगरचे ये वाला फंड नया है, ये नया NFO है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस नया नहीं है, एक्सपीरियंस उनका काफ़ी पुराना है। आप समझ सकते हैं 15 साल मतलब एक टाइम होता है, समझ रहे कि नहीं। तो फाइनली आपका रिस्क प्रोफाइल अगर अलाउ करता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस फंड में आप रिस्क ले सकते हैं। एंड लास्ट में मेरा अपना खुद का ओपिनियन, देखिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप अपने हिसाब किताब से किसी भी इक्विटी मार्केट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आप अपने हिसाब किताब से उसको रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइज़र हो आप उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करें, बल्कि लें, कोशिश क्या, उनसे आप एडवाइस लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने कह दिया या फिर मैंने इस वीडियो में बता दिया तो आप यहीं पर से अपना फैसला बिल्कुल फाइनल कर लें कि हम मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए ये वीडियो जो मैंने बनाया है अपने एक व्यूवर या सब्सक्राइबर के कहने पर बनाया है, उनका नाम है रमज़ान जी। देखिए रमज़ान जी के कहने पर मैंने इस वीडियो को बनाया है और यकीनन ये एक नया NFO है और इसके बारे में लोगों के पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि भाई क्या गलत और क्या सही है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस फंड में, तो उस फंड का फंड मैनेजर उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, किस तरह की मार्केट्स में लगाएगा। तो ये सारी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ख़ास तौर से शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।